नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में सीआईडी ने रांची के अपर न्यायायुक्त के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में कांके रोड निवासी राजीव कुमार सिंह और हिनू के सृष्टि अस्पताल की दवा दुकान के कर्मचारी मनीष सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। राजीव कुमार को इस मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका है। राजीव कुमार की कार से रेमडेसिविर की 5 सुइयां बरामद की गई थी। उधर मनीष सिन्हा पर आरोप है कि उनके रजिस्टर में सृष्टि अस्पताल के 2 मरीजों को रेमडेसिविर देने की बात सामने आई थी, लेकिन दोनों मरीजों की मौत हो गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों में से किसी मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं दिया गया। रेमडेसिविर के ये इंजेक्शन मेडिसिन पॉइंट के संचालक राकेश रंजन को कालाबाजारी के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस केस में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और मेडिसिन पॉइंट के संचालक राकेश रंजन को सरकारी गवाह बताया गया है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ सुनवाई हुई है और अब ये मामला कितना बढ़ता जा रहा है? जी बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, उस समय रेमडेसिविर को लेकर पूरे रांची में या फिर कहा जाए तो झारखंड में हाय तौबा मची हुई थी और पूरे रेमडेसिविर को एक सीधा ड्रग कंट्रोलर की परमिशन से ही अवेलेबल कराया जा रहा था। लेकिन उस वक्त भी राजीव कुमार सिंह के पास से 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद हुए थे और पूरे मामले की जाँच जो है वो सीआईडी की टीम कर रही थी। उस वक्त के तत्कालीन एडीजी अनिल पाल्टा इस मामले का नेतृत्व कर रहे थे और इस मामले में जो भी सबूत मिले उसके आधार पर सृष्टि हॉस्पिटल और फिर उसके बाद राजीव कुमार सिंह पर मामला दर्ज किया गया। मामले में दोनों फिलहाल हवालात की हवा खा रहे हैं। हालांकि जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। फिलहाल इस मामले में जो सुनवाई हुई है और जिस तरह से पूरा मामला बढ़ रहा है, अदालत भी इस पूरे मामले पर गंभीर है और इसी वजह से जो एडीजी के सीआईडी थे उन्हें सरकार के द्वारा भले हटाया गया हो, लेकिन हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किया था कि इस पूरे मामले को एडीजी अनिल पाल्टा के ही नेतृत्व में अनुसंधान किया जाएगा। उसी को लेकर यह अनुसंधान जारी है। हमारे साथ बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और साथ में इस केस के इंटरविनर भी हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस पूरा मामला क्या है और अदालत की तरफ से जो कल सुनवाई है उसका इस केस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं जो अदालत का रुख है? देखिए, रेमडेसिविर का जो इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वैसा तो आपको वो तो पता ही है कि उसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट के अनुरोध पर गवर्नमेंट ने ट्रांसफर की सीआईडी को। सीआईडी जब मैटर को टेकअप किया तो इसी बीच अनिल पाल्टा जी अपीयर हुए और उनका एश्योरेंस था और हम लोग सब ये जानते हैं कि वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए हम लोग को ये विश्वास था कि ये इन्वेस्टिगेशन भी बहुत काफ़ी फेयर होगा। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट का जो रवैया था कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन इनको अनिल पाल्टा जी का ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिसमें कि आईए पिटिशन डाला गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा इसमें कि साहब, बिना मेरे परमिशन के व्हेन द कोर्ट, जब कोर्ट ने उसको कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, तो बिना कोर्ट के परमिशंस लिए हुए, लीव लिए हुए आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खैर, इन सब बातों के बाद जो है सो सरकार का जो रवैया है वो मैं कहूँगा कि वो सकारात्मक है। सरकार ने अनिल पाल्टा जी को ही एसआईटी के तहत टीम को नेतृत्व करने के लिए कहा और चूंकि अनिल पाल्टा जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए मेरा भी ऐसा मानना है कि ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी फेयर होगा और जो कल्प्रिट्स होंगे वो सामने आएंगे। देखिए, मेन इशू इसमें क्या है ना कि होता क्या है कि ये लोगों को डर हो, अभी ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो मेरा जो मकसद था कि लोगों को डर हो कि ये जो भी काम करेंगे, चाहे वो उच्च अधिकारी क्यों नहीं हो, तो उनको भी झेलना पड़ सकता है इसका परिणाम। इसलिए आगे ऐसा नहीं हो, चूंकि आगे भी अभी बहुत सा चल रहा है इस इशू कोरोना का,
तो ये बेड का नहीं, कालाबाजारी नहीं हो, मेडिसिन का कालाबाजारी नहीं हो, और जनता को ये सुविधा मिले। अब ये क्या है कि इन्वेस्टिगेशन की जो बात है, ये इन्वेस्टिगेशन चूंकि ऑनरेबल कोर्ट का मॉनिटरिंग इसमें हो रहा है, कल केस है। अब इसमें जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे थे पेपर में या न्यूज़ में, अब इसमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोग को अप्रूवर बनाया गया है। हो सकता है कि उनको ज़रूरत पड़े अप्रूवर बनाने का, लीगली वो विधि सम्मत है। तो इसकी मॉनिटरिंग चूंकि हाईकोर्ट कर रही है, इसलिए इसमें अभी कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए अभी इसमें उचित नहीं है इस स्टेज पर। और चूंकि पलटा जी है, इसलिए ये हम लोग मान के चलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा। और उसके अलावे चूंकि अब माननीय उच्च न्यायालय इसको मॉनिटर कर रही है, इसलिए कोई भी जो भी स्टेप्स होगा वो विधि संगत होना ही होना है। सर, लगता है इस केस को लेकर कि काफ़ी दबाव जो है वो झेलना पड़ा। शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी काफ़ी कुछ हुआ, उसके बाद की भी अगर कहानी देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं दबाव जो है वो साफ तौर से दिख रहा है। नहीं, दबाव तो दिख भी रहा था और पूरे वातावरण में ये पता चल रहा था। इसलिए माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पर कहा भी, टिप्पणी भी की कि भाई आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेशर का मुद्दा आ रहा था। और ये प्रेशर का मुद्दा इसलिए आ रहा था कि अब हम लोग को पता चल रहा है कि भाई जब एसपी साहब को भी अप्रूवर बनाया गया है तो ठीक है, उनका अगर मंशा अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब है कि उच्च अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये पता अब लग रहा है हम लोग को कि ये जो अभी जिनको अरेस्ट किया गया है, ये तो ठीक है, इनको तो दिया गया है और ये उसको मिसयूज किए हैं। लेकिन ये मिसयूज करने का जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन का अब कुछ समझ में हम लोग को ये बात आ रही है। और हमको लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इन्वेस्टिगेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, चल ही रहा है। तो और अभी जो चार्जशीट हुआ है वो फाइनल चार्जशीट नहीं है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आना चाहिए। ये मेरा जो पेपर का न्यूज़ है वो तो कल पता चलेगा जब कोर्ट में इसका जब आएगा रिपोर्ट। तो इसलिए प्रेशर था, लेकिन अब चूंकि अनिल पलटा जी हैं, इसलिए हमको नहीं लगता है कि जो भी प्रेशर हो वो प्रेशर के तहत अब इन्वेस्टिगेशन होना नहीं चाहिए। ये हम लोग का मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है। सर, एक सवाल और रहेगा कि क्या किस तरह से पूरा मामला जो बढ़ रहा है, और खासकर जिसमें ग्रामीण एसपी को भी सरकारी गवाह बना लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में और भी कई नाम जो हैं वो पर्दे के पीछे हैं, वो सभी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन क्या उन नामों का खुलासा जो है आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, चूंकि मैं आपसे शुरू में कहा कि अनिल पलटा जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अधिकारी किसी भी ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं उनका खुलासा होगा और उनका रोल इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा। ये अलग बात है कि किसको आप अप्रूवर बना रहे हैं, किसको एक्यूज बना रहे हैं, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है और मुझे ये विश्वास भी है, और मुझे नहीं, पूरा झारखंड की जनता को ये विश्वास है, इसीलिए हम लोगों ने बहुत फाइट की कि अनिल पलटा जी के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो, जिसको कि सरकार ने भी, ये मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने भी उसको कंसीड किया, माना। इसलिए ऐसा आप उम्मीद छोड़ दीजिए, जो भी आदमी है, चाहे वो उच्च शीर्ष के आदमी को नहीं हो, सभी आदमी को इसमें लाया जाएगा कि किसका क्या रोल रहा है और चलिए ओम प्रकाश, बिल्कुल, और इस मामले का खुलासा जरूर होगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रांची के ओरमांझी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अनोखे अंदाज में 3 शावकों का नामकरण किया गया। इन शावकों के नाम दक्षिण भारत की 3 नदियों के नाम पर किया गया, जिनका नाम रखा गया है कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। इन तीनों शावकों को उद्यान की बाघिन अनुष्का ने 17 अप्रैल 2020 को जन्म दिया था। अनुष्का को नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद से 1 मार्च 2016 को भगवान बिरसा जैविक उद्यान में लाया गया था। अनुष्का ने 2.5 साल पहले 3 शावकों लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी को जन्म दिया था। वर्तमान में उद्यान में 9 बाघ, 4 शेर और 8 तेंदुए हैं। धनबाद पुलिस ने
विनोद झा हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मिंडू कश्यप के साथ ही रीता देवी और अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के तालडांगा में दुर्गा मंदिर के पास बीते 24 फरवरी को विनोद झा की हत्या कर दी गई थी। 24 फरवरी 2021 को एक विनोद झा नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही उनके 2 सहयोगी जो षड्यंत्र में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के इस केस में अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो इनमें शामिल है उनकी भी हम लोग को सूचना मिली है। उस पर भी हम छापामारी कर रहे हैं और पता लगा है कहाँ पर है। झारखंड में साल 2018 में हुए करोड़ों के अलकतरा घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी बेल बनाकर 6 करोड़ 88 लाख निकासी मामले में ईडी ने आरोपी पवन कुमार सिंह के एक और घर को अटैच कर लिया है। क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन कुमार सिंह के खिलाफ 1.5 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। ईडी ने 12 मई को ही रांची के लाइन टैंक रोड स्थित पल्सर प्लाजा के 5वें तल्ले पर 2 अचल संपत्ति को जब्त किया था और अब बरियातू के MIG हाउस नंबर 28 को अटैच किया है। 2018 में 6.88 करोड़ के अलकतरा घोटाले का मामला सामने आया था। मामले में ईडी पूरे मामले की जांच कर रही थी और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई आज ईडी की तरफ से की गई है। हमारे सामने जो ये पीछे हमारे एक घर देख रहे हैं उसमें ईडी ने कार्रवाई की है और इस घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस संपत्ति को भी अटैच किया गया है। देख सकते हैं कि जो गेट में है वो ताला लगा है और ताले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पवन कुमार सिंह जो कि इस घर के मालिक थे, वो क्लासिक कोल कंपनी के भी डायरेक्टर थे, प्रबंध निदेशक थे। उनका ही ये घर है और उन्हीं के घर को अटैच किया गया है और इससे संबंधित पोस्टर भी यहाँ पर चस्पा किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरा परिवार इसी घर में रह रहा था, लेकिन ईडी की टीम ने कार्रवाई की, सभी को पहले घर से निकाला और उसके बाद जो यहाँ पर है वो सील किया गया है और पोस्टर भी चस्पा किया गया है। पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो आज कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं इस मामले में जो कार्रवाई है उससे आने वाले दिनों में राहत जरूर मिलेगी और इस खेल में और जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पूरे परिवार को निकाल दिया गया है और इस घर को पूरी तरह से अटैच कर दिया है। पूरा मामला 6.88 करोड़ से जुड़ा हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो बरियातू इलाके स्थित ये जो घर है ये भी करोड़ों की है, जिसे ईडी ने अटैच किया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में और क्या कुछ सामने आता है और किस तरह के संपत्तियों को अटैच किया जाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की 23वीं बैठक की। कोरोना की वजह से इस वर्चुअल बैठक में TAC के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन के साथ ही कई सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल हुए, लेकिन बीजेपी नेताओं ने TAC के गठन को ही असंवैधानिक बताते हुए बैठक से बहिष्कार कर दिया। जिन आदिवासियों के नाम पर 21 साल पहले अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, उस झारखंड में आज भी आदिवासी हाशिए पर है, लेकिन समय समय पर सियासत जरूर चमकती रही है। जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि TAC को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नए सिरे से गठित की गई 19 सदस्यों की TAC में बीजेपी से 3 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें बाबूलाल मरांडी भी एक है। सोमवार को TAC के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब बैठक की तो बीजेपी ने इसके गठन को असंवैधानिक और अपूर्ण बता दिया, जिस पर सत्ता पक्ष से JMM नेता ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार कर दिया। ये जो उन्होंने नियमावली बनाया है कि मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से नियमावली में ये प्रावधान करते कि अध्यक्ष ट्राइबल होंगे, वो चाहे मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थे,
लेकिन ट्राइबल होंगे। जैसे अभी वो खुद ही ट्राइबल थे तो वो हो सकते थे। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभी के जो वर्तमान टीएससी है उसके अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा आदिवासी होनी चाहिए। उस वक्त भूल गए कि हेमंत सोरेन जी शायद आदिवासी नहीं है। टीएससी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे या आदिवासी मुख्यमंत्री, इस सवाल से आगे बीजेपी ने टीएससी में एक भी महिला सदस्य नहीं होने का आरोप लगाया, जिस पर जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी को आईना दिखा दिया। जनजातीय समुदाय से एक महिला भी होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि जो सलाहकार जो परिषद बना हुआ है, काउंसिल जो बने, उसमें एक भी महिला का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सीता सोरेन जी इस कमेटी की एक सदस्य के रूप में, तो अपने बहू को भी भूल गए। बाबूलाल मरांडी ने साफ कह दिया कि टीएससी में सुधार तक बीजेपी के सदस्य इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि सरकार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी कर रही है, जिस पर जेएमएम ने भी तीखा प्रहार किया है। हम लोगों ने तय किया कि भाई उस बैठक में हम सबको शामिल नहीं होना है जब तक सरकार इन सारी चीजों को सुधार नहीं देती है। आपने टीएससी का बैठक का बहिष्कार किया। आपके इस पाप कृत्य का हम भर्त्सना करते हैं, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आपके मानसिक अवसाद का जल्द से जल्द इलाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह करते हैं। टीएससी के गठन को लेकर पिछले 1.5 साल से राज्य सरकार और राजभवन के बीच बात नहीं बन रही थी, लिहाजा सरकार ने टीएससी के गठन में राजभवन की भूमिका को खत्म करते हुए नई नियमावली बना दी थी, जिस पर विपक्ष ने पहले भी आपत्ति जताई थी। ऐसे में जब सोमवार को टीएससी की बैठक से उम्मीद थी कि आदिवासियों के हितों की बातें होंगी, झारखंड को आगे बढ़ाने की बातें होगी, लेकिन बात सियासत से आगे नहीं बढ़ सकी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए रांची रिम्स के साथ सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। कोरोना से जंग जीतने के लिए सदर अस्पताल में 350 बेड तैयार हैं और चाइल्ड वार्ड भी तैयार किया गया है। वहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 6,000 और 20,000 के ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जो कि 10 से 15 दिनों में शुरू हो जाएंगे। तो इस बार क्या हुआ है कि हम लोग के पास में लिक्विड ऑक्सीजन भी आ गया है। एक 20,000 का एक मिला है किलो लीटर और एक 6,000 का, माने 26,000 किलो लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक हम लोग के पास में आ गया है, मगर अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है। बहुत जल्दी 15-20 दिन में वो कनेक्शन हो जाएगा। प्लस एक छोटा PSA ऑक्सीजन प्लांट लगा है, 100 लीटर पर मिनट का रेट से ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा। तो इसका भी फिलहाल। और अब देखते हैं झारखंड 2020।